सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट डीएस पे। आज हम लोग जानने वाले हैं हमारा जो नया वाला एजुकेशन सिस्टम आया है, जो 2020 का एजुकेशन सिस्टम है। हालांकि जो 2020 हम लोग का सीज़न रहा है, मतलब जो ईयर रहा है, वो अभी तक का सबसे ख़राब ईयर रहा है हम सभी यंगस्टर्स के नज़र में, हम सभी यंगस्टर्स के सामने अगर देखा जाए तो हमारे लाइफ में। बट कुछ डिसीजंस जो गवर्नमेंट ने लिया है वो हमारे लिए गुड रहा, जैसे कि जो बजट निकाला 20 लाख करोड़ का। उसके बाद ये जो नया एजुकेशन सिस्टम आया है 2020 वाला, मतलब 2020 का एजुकेशन सिस्टम, जिसको हम लोग अगर चाहे तो एक निक नेम दे सकते हैं 2020 एजुकेशन सिस्टम, मतलब 2020 2020 2020 वाला मैच। तो फाइनली अब हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम लोग चलेंगे सीधे टॉपिक पे, ठीक है। तो हम लोग क्या जानेंगे आज? हम लोग देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एजुकेशन के डीलर हैं, हम लोग पढ़ाई कराते हैं, हम लोग पढ़ाई देते हैं, हम लोग पढ़ाई बांटते हैं, हम लोग ज्ञान बांटते हैं। तो अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम जानें कि आखिरकार हमारा जो पढ़ाई का सिस्टम है वो क्या है, जो हमारा इंडिया में एजुकेशन का सिस्टम है वो क्या है। तो अभी तक जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो तो आप सब झेल रहे थे काफ़ी टाइम से। तो आफ्टर 34 ईयर, मतलब 34 साल बाद हमारा जो गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है बीजेपी, उसने एक डिसीजन लिया और उस डिसीजन के बाद एक नया अमेंडमेंट हुआ हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। उस एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स को थोड़ा रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया, मतलब अब उनके अंदर, अब उनके ऊपर उतना बर्डन नहीं डाला जाएगा। तो उसमें से जो पहला रिलैक्सेशन है, जो पहला आराम है, वो है लैंग्वेज बैरियर का। अब ये लैंग्वेज बैरियर क्या है, तो आप सभी को याद होगा जब क्लास 1 या फिर 2 या फिर यूकेजी, जो भी क्लास मान लो, 6 से पहले का, ठीक है, जब क्लास 1 2 3 4 5 में रहे होंगे तो आप लोगों को एक चीज़ बहुत, मतलब कंपल्सरी प्रेशर किया जाता होगा कि स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। क्या? स्पीक इन इंग्लिश, ना ही इंग्लिश बल्कि जो जहाँ का था, जो जैसे था, उसके लिए वो इम्पोर्टेंट लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दिया गया था। और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कहाँ किस लैंग्वेज में होती थी? इंग्लिश या हिंदी या फिर जो भी मान लो, लेकिन लोकल लैंग्वेजेस नहीं होते थे उसमें, रीजनल लैंग्वेजेस नहीं होते थे। अब देखो, लैंग्वेज बैरियर से हो गया हमें एक प्रॉफिट। लैंग्वेज बैरियर से प्रॉफिट ये हुआ कि स्टूडेंट जो है, ये जो स्टूडेंट है हमारा, वो किस लैंग्वेज में अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहा है। अगर स्टूडेंट किस लैंग्वेज में अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहा है, अगर स्टूडेंट को हिंदी कंफर्टेबल लगता है तो क्लास यूकेजी से 5th तक उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डाला जाएगा किसी अदर लैंग्वेज के लिए। अगर उसे मराठी अच्छा लगता है तो मराठी बोले, उर्दू अच्छा लगता है तो उर्दू में पढ़े, हिंदी अच्छा लगता है तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश। मतलब एक तरीके से मान के चलो, अब आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा कि आपको पर्टिकुलरली एक लैंग्वेज बोलना है, ठीक है। अब लैंग्वेज बैरियर हट गया, सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद जो अभी तक मुझे सबसे अच्छा पता है सिस्टम जो लगा, वो ये है कि मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम। अब काफ़ी लोग पूछेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम क्या है, तो देखो पता है, मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम हो गया कि जैसे कि जब क्लास 10th में हम जाते हैं, व्हेन वी आर इन द क्लास 10th, तो हमारे माइंड में एक थिंक होता है, थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है कि 11 से कौन सा स्ट्रीम ले। 3 स्ट्रीम है हमारे पास, एक साइंस हो गया, इसी में मैथ और बायो आ जाता है, ठीक, एक कॉमर्स हो गया, एक हो गया आर्ट्स, ठीक है। ये 3 स्ट्रीम आता है और स्टूडेंट्स को इन्हीं तीनों में से कोई एक चूज करना होता है, इन्हीं तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करना होता है। बट अब क्या होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम से ये हो गया कि अगर साइंस का स्टूडेंट है, देखो मेनली साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, मेनली साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं।
आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं आई थिंक कि साइकोलॉजी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद हिस्ट्री या फिर सोशल बोल दो। आई थिंक ये 3-4 सब्जेक्ट होता है, हालांकि मुझे पता नहीं इतना, तो बुरा ना मानना आप लोग। देखो अब जैसे हो गया, अब ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी था इसमें ये हो जाएगा ना कि अगर आप फिजिक्स लिए हो, केमिस्ट्री लिए हो और मैथ लिए हो, बट आप चाहते हो कि सोशल भी पढ़ो तो आप सोशल भी लेके पढ़ सकते हो। अगर आप मान लो फिजिक्स और केमिस्ट्री लिए हो, मैथ नहीं लेना चाहते हो आप, तो मैथ ना लेके आप साइकोलॉजी ले सकते हो, इकोनॉमिक्स ले सकते हो या फिर सोशल ले सकते हो। तो टोटल मिला जुला के जो पहले स्ट्रीम का बॉर्डर था ना हमारे एजुकेशन सिस्टम में, कि आप आर्ट्स के हो, आप बायो के हो, आप साइंस के हो, तो वो जो कॉमर्स आप कॉमर्स के हो, तो वो जो था ना एक तरीके से बॉर्डर बिटवीन, देखो बॉर्डर मान लो बिटवीन स्ट्रीम्स, ये बायो वाले हो गए इतने में रहेंगे, ये हो गए हमारे मैथ वाले, ये हो गए हमारे कॉमर्स वाले, और ये हो गए हमारे आर्ट्स वाले, ठीक है। और यहाँ मान लो मेन मोटिव था नॉलेज। ठीक, तो अब ये जो बॉर्डर है यहाँ का, अब गवर्नमेंट ने इस बॉर्डर को हटा दिया। अब ये जब बॉर्डर हटा तो सारे के सारे आपस में मिल गए और उससे बना बड़ा सा नॉलेज। तो मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब हो गया एकदम सीधे सीधे कि जो नॉलेज, मतलब जो हमारे बीच में स्ट्रीम था, जो हमारे बीच में बॉर्डर था, उसको गवर्नमेंट ने हटा दिया। अब इसको हटाने की वजह से अब हम मैथ भी पढ़ सकते हैं, आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं, कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं, बायो भी पढ़ सकते हैं। मतलब देयर इज नो स्ट्रीम, देयर इज ओनली सब्जेक्ट विच यू हैव टू चॉइस एंड वी हैव टू व्हाट विच वी हैव टू चॉइस, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मल्टी डिसिप्लिनरी ये भी था इसका मेन रूल। अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारा मल्टी एंट्री एंड एग्जिट। मल्टी एंट्री और एग्जिट में क्या है, तो देखो सपोज करो हम लोग जो हैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। हम लोग एक गरीब, सपोज मत करो, हम लोग वैसे नहीं करते ही हैं, तो हम लोग एक गरीब फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं और हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो नहीं सही है, ठीक है। अब हम क्या किए, हम सोचे कि 1 ईयर कॉलेज कर लेते हैं, थोड़ा सा नॉलेज होगा, उसके बाद फिर ड्रॉप करते हैं। फिर अगर टाइम मिला तो 3 साल या 2 साल बाद, आफ्टर 2 ईयर वी विल ज्वाइन इट अगेन, हम इसे दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, ठीक। लेकिन ये जो साल हुआ जिसे हम ड्रॉप कर देते हैं, मतलब कॉलेज करते हैं 1 साल फिर छोड़ देते हैं, तो ये पहले हमारा क्या हो जाता था, लिस्ट। ये हमारा पहले हो जाता था लिस्ट। लेकिन अब इस जो हमारा टॉपिक नंबर 3 है, मतलब जो हमारा रूल नंबर 3 है, मल्टी एंट्री एंड एग्जिट, इसमें क्या होगा, आपका जब मन करे आप फर्स्ट ईयर कर लो, ना मन हो पढ़ने का या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो यहाँ से गैप दे दो। गैप आपके ऊपर है, 1 साल का देना है, 2 साल का देना है, 3 साल का देना है, गैप कर दो। फिर जब आप आओगे दोबारा तो आपका जो स्टडी शुरू होगा वो होगा सेकेंड ईयर से, ना कि फर्स्ट ईयर से। अब आप जो यहाँ टाइम दिए थे, जो यहाँ आपको मार्क्स मिलेगा ना, सपोज करो 50% पाए हो, तो ये 50% भी आपका नोट रहेगा। कहाँ नोट रहेगा, ABC है। आप पूछोगे यार ABC क्या है, तो ABC है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसमें क्या होता है, इसमें आपके सारे मार्क्स अब नोट होंगे, आप किस सेमेस्टर में कितना मार्क्स पाए हो, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ नोट होंगी। एक्चुअली कोरोना वायरस ने इतना डरा दिया है ना, इतना रिपीट करा दिया है ना कि मार्क्स और मास्क दोनों में काफ़ी डिफ्रेंशिएशन, मतलब जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्लियर नहीं कर पा रहे हम लोग। वो होता है ना प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम, वो हो जा रहा है। तो ABC इसको क्या करता है, कंडक्ट करेगा और आपके सारे डिटेल्स अपने पास रखेगा। तो आप 2 साल बाद आओ, 4 साल बाद आओ, 6 साल बाद आओ, 8 साल बाद आओ, उसके पास आपके फर्स्ट ईयर का मार्क्स रहेगा। उसके बाद जब आप सेकंड थर्ड ईयर में आओगे तो इन सबको ऐड करके आपकी फाइनल डिग्री बना के दे दी जाएगी। इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि जैसे कि पहले होता था कि हम फर्स्ट ईयर ड्रॉप किए, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, फर्स्ट ईयर
ड्रॉप करते हैं। फर्स्ट ईयर ड्रॉप करने पे हमें लगता था, क्या मिलता था हमें? नथिंग। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता था कि हमने फर्स्ट ईयर किया भी है या नहीं किया है। लेकिन अब अगर यही सेम फर्स्ट ईयर हम ड्रॉप करेंगे तो हमें मिलेगा एक सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट सर्टिफाइड करेगा उसको, एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें कि लिखा होगा वी हैव क्लियर, मतलब यू हैव क्लियर्ड फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, जो भी समझ लो, जो आप कर रहे हो BSc BA, ठीक है वो, ठीक। अब ये सर्टिफिकेट हो गया आपके पास। लेकिन अगर आप 2 साल में छोड़ देते हो, 2 साल में अपना एजुकेशन छोड़ देते हो, तो आपको मिलेगा एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट कि आपने क्या कर लिया, उस सब्जेक्ट से डिप्लोमा कर लिया। और उसके बाद फिर 3 ईयर के लगभग सारे कोर्सेज होते ही, कुछ 4 ईयर्स के होते हैं। तो जैसे आप इसको कंप्लीट करोगे तो आपको पता है आपको क्या मिलता है, डिग्री मिल जाता है फिर आपको बैचलर का, या फिर अब वो क्या बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएटेड। तो ये हो गया हमारा मल्टी एंट्री एंड एग्जिट वाला सिस्टम, ठीक है। उसके बाद एक आ गया सिंगल रेगुलेटरी। सिंगल रेगुलेटरी जो है हमारा, जो सिंगल रेगुलेटरी है, उसमें ये होता था पहले ना कि पहले जैसे ढेर सारे इंस्टीट्यूशन हैं, ढेर सारी चीज़ें हैं, तो सभी को कोई ना कोई कंट्रोल करता था। सपोज कर लो, मान लो एक स्कूल है ये, एक स्कूल है ये, एक स्कूल ये, तीनों को पहले अलग अलग बॉडीज़ क्या करती थी, कंट्रोल करती थी। ए बॉडी इसको, बी बॉडी इसको, सी बॉडी इसको, ठीक है। अब क्या होगा कि इस केस में सिंगल रेगुलेटरी के केस में अब इसको सारे के सारे को कंट्रोल करेगा सिर्फ एक बॉडी, सपोज कर लो। अब उसमें क्या होगा, इन सभी को बस खाली एक बॉडी क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। जो भी रूल रेगुलेशन होंगे वो सारे स्कूल और कॉलेजेस को फॉलो करने पड़ेंगे, बस खाली उन सभी को छोड़ के जो नेशनल लेवल के हैं या फिर जिसको डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद आ गया वोकेशनल नॉलेज। देखो वोकेशनल नॉलेज वाला जो सिस्टम है हमारे गवर्नमेंट का, आई थिंक वो भी एक बहुत ही बेटर सिस्टम है। उसमें पता है, अगर आप कोडिंग में इंटरेस्टेड हो, आप एजुकेशन के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब या फिर कारपेंट्री में इंटरेस्टेड हो या फिर किसी और चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, तो गवर्नमेंट इसके आपके एजुकेशन के साथ साथ आपको नॉलेज भी देगा। एक तरीके से मान लो इसके साथ साथ आपको मिलेगी स्किल एजुकेशन। पहले स्किल इंडिया था, अब स्किल एजुकेशन भी चलेगा। अब हमें एजुकेशन के साथ साथ स्किल भी सीखने को मिलेगा। अब हम बल्कि अपना प्रैक्टिकल कर करके हर एक चीज़ों को ध्यान देंगे। हमारे गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें लोगों को रटने से ज़्यादा ना प्रैक्टिकल नॉलेज दिखाया है, जिसमें लोगों को रटने से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन हो। तो उसके लिए इन्होंने बनाया वोकेशनल एजुकेशन, जिसमें हम लोग हर चीज़ों को अपने तरीके से प्रैक्टिकल करके समझ सकते हैं। हमें जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट हो हम उसमें जाएँ। कंप्यूटर के कोडिंग में इंटरेस्ट है तो कंप्यूटर के कोडिंग में जाएँ, फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में एक्सपर्ट है तो फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में जाएँ, ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो ड्राइंग में, या फिर सिंगिंग में तो सिंगिंग में, पोइट्री में तो पोइट्री में, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो उसमें जाएँ। उसके बाद मेक ओवर रिपोर्ट कार्ड, आपका जो रिपोर्ट कार्ड बन के आता था जिसको देख के सब लोग डर जाते थे, यहाँ फोटो होता था छोटा सा, यहाँ डिटेल और फिर यहाँ पे पूरा मार्कशीट, जिसे देख के लोग डर जाते थे। अब क्या होगा, अब इसका भी जो बनाने का तरीका होगा, ये इसका मतलब फिजिकल बनाने का तरीका नहीं, जो मार्क्स देने के इसके रेगुलेशन थे उसमें उसको बदल दिया गया है। अब आपके आपके जो मार्क्स होंगे वो आपके टीचर देंगे, कुछ मार्क्स टीचर देंगे आपके बिहेवियर के हिसाब से, आपके फ्रेंड आपको मार्क्स देंगे, आपके पेरेंट्स आपको मार्क्स देंगे, उसके बाद आपके बिहेवियर पे आपके मार्क्स मिलेंगे, आपके रेगुलरिटी पे आपको मार्क्स मिलेंगे। ये सारे चीज़ों को इंक्लूड करने के बाद एक इंटरनल असाइनमेंट मार्क्स दिया जाएगा। उसके साथ साथ आपको बोर्ड भी आपका मार्क्स आपके हैंड राइटिंग पे, आपके बिहेवियर पे, आपके एग्जाम देने के सेंस पे सब कंडक्ट करके आपको देगा। ये होगा नया रिपोर्ट कार्ड का एक नया मेथड। आपको मार्क्स तो मिलेंगे मगर ना कि एक चीज़ पे, अब आपकी सारी चीज़ों को नोट करने के बाद आपको मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो रिवैम्प्ड बोर्ड एग्ज़ाम्स, जो एग्ज़ाम्स थे हमारे बोर्ड वाले वो इंडिया में काफ़ी टफ माने जाते थे, कि जो हमारे बोर्ड का एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी टफ था। बट अब क्या किया है सेंट्रल ने, अब इसे इजी कर दिया है। पहला रिलैक्सेशन इसमें ये है कि देखो एग्ज़ाम अब आपके 2 ही होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर जिसको आप हाफ ईयरली बोलते हो, उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर।
जिसको आप बोलते हो एनुअल, ठीक है, हाफ ईयरली और एनुअल, ये भी 2 एग्ज़ाम्स होंगे। तो अब क्या होगा, जो हाफ ईयरली वाला मार्क्स होगा वो एनुअल में जोड़ दिए जाएंगे। अब दोनों के मार्क्स जोड़ के टोटल मार्क्स दिया जाएगा। आपका जो बीच में होता था यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, यूनिट टेस्ट 3 और यूनिट टेस्ट 4, वो सारी चीज़ों को गवर्नमेंट ने हटा दिया। अब सिर्फ 2 एग्ज़ाम्स होंगे और दोनों को कंडक्ट मिला के आपको पूरा का पूरा मार्क्स दिया जाएगा। इसके साथ साथ एग्ज़ाम में आप फ्री होगे किसी भी आंसर को अपने लैंग्वेज में लिखने के लिए, अपने लैंग्वेज में लिखने के लिए, या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में, या तो जो आपका अपना लैंग्वेज हो उस लैंग्वेज में आप लिखने के लिए फ्री हो गया। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा कि आंसर इन इंग्लिश, आंसर इन हिंदी, ठीक है। अब ये हो गया रिवैम्प्ड बोर्ड एग्जाम हो गया। अब देखो डिजिटलाइजेशन, जो कि हमारी इच्छा थी, मतलब हम भी चाहते थे कभी ना कभी कि एजुकेशन सिस्टम में डिजिटलाइजेशन हो। जो हम लोग कभी सोचते थे यार यूएस वाले जो बच्चे हैं वो लैपटॉप से पढ़ते हैं, जो यूएस के बच्चे लोग हैं वो लैपटॉप से पढ़ते हैं, ये हो गया हमारा लैपटॉप, मान लो वैसे है नहीं वैसा, वहाँ के जो बच्चे हैं यार वो लैपटॉप से पढ़ते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं। तो डिजिटलाइजेशन का एकदम साफ मतलब हो गया कि अब हम लोग डिजिटल बनेंगे। अब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा ई बुक पे डिपेंड होगा, और उसके बाद ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे डिपेंड्स होगा। उसके बाद डिजिटलाइजेशन का यूज़ होगा, स्मार्ट बोर्ड्स, स्मार्ट क्लासेस, हर तरीके से हम लोगों को डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करने का जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने अपने सर पे लिया है। और ये सारे काम को कंप्लीट करने के लिए एस्टिमेट टाइम उन्होंने मांगा है 2040 तक। 2040 तक गवर्नमेंट हर स्कूल, अपने कंट्री का हर एक स्कूल को मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी एंट्री एंड एग्जिट और सिंगल रेगुलेटरी और वोकेशनल एजुकेशन और मेक ओवर रिपोर्ट कार्ड, रिवैम्प्ड बोर्ड एग्जाम्स और डिजिटलाइजेशन सारे प्रोसेस से कंप्लीट कर देगा, लोक विद्या और फीस से ही, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ने 2014 तक का एस्टिमेट टाइम दिया है। नेक्स्ट आता है लोक विद्या। देखो लोक विद्या क्या होता है, जैसे कि हमारा जो कल्चर है, आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाओगे ना तो उसके लिए उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसका कल्चर। हर यूरोपियन कंट्री ने अपने एजुकेशन में अपने कल्चर को बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दिया है, और इंडिया में वो ऐसा था नहीं अभी तक। बट अब लोक विद्या जो है इसमें हमारे कल्चर को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे अपने स्टूडेंट्स से, मतलब अपने आने वाले पीढ़ियों से, अपने फ्यूचर से। इसमें क्या होगा, अगर हैंड ब्लूमिंग, आर्ट्स, आर्किटेक्ट, उसके बाद जितने भी हमारे इंडिया के नॉर्मल कल्चरल प्रोग्राम थे, कल्चरल नॉलेज थे और डिवोशनल नॉलेज थे, उन सारी चीज़ों को हमारे बच्चों को अब बताया जाएगा। रामायण, महाभारत, जो भी हो डिवोशनल नॉलेज, कुरान, गीता, सब चीज़ें अब हमारे स्टूडेंट्स को बताया जाएगा। मतलब अब हम कह सकते हैं कि एक इंडियन जो है वो पूरी तरीके से अब इंडियन होगा, उसे हमारे इंडिया के बारे में भी बताया जाएगा कि हमारा इंडिया एक्चुअली में सोने की चिड़िया क्यों कहलाता था। उसके बाद फीस पे आते हैं हम लोग। तो फीस वाला जो सिस्टम था, अभी तक जो फीस लेने का सिस्टम था वो कोई भी स्कूल अपने मनमानी से कोई भी अमाउंट ले लेता था। किसी ने 2000 पर मंथ ले लिया, किसी ने 8000 पर मंथ ले लिया। लेकिन अब गवर्नमेंट का रूल है कि अब जो एजुकेशन होगा आपका, क्योंकि एजुकेशन जो है ना वो प्रॉफिट के लिए नहीं बना है। एजुकेशन होता है सिर्फ और सिर्फ बांटने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान बांटने के लिए होता है, ना कि उससे कमाई होती है। तो ये गवर्नमेंट ने क्या रूल निकाला है, गवर्नमेंट ने रूल निकाला है कि अब सभी मतलब एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूट को वो अपने अंडर में कंट्रोल करेगी। उनकी जो फीस सिस्टम होगी वो गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, और उस पर एक ऐसा एक फीस सिस्टम बनाएगी जिसमें नॉन प्रॉफिटेबल सिस्टम होगा, जिसमें स्कूल को प्रॉफिट जो होगा वो ना के बराबर होगा। मतलब एक तरीके से फीस जो है वो बहुत कम होगी, और ये सारा चीज़ गवर्नमेंट फाइनल करेगा 2014 में, 2014 तक, 40। तो देखने वाली, सोचने वाली बात ये है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो अभी तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर देखना ये है
कि हमारे जो स्कूल्स हैं या फिर हमारे जो कॉलेजेस हैं इंडिया में वो इसे किस तरीके से अप्लाइड करते हैं, क्योंकि कितने भी रूल्स और रेगुलेशंस निकल जाए अगर हम फॉलो ही ना करें तो उसको निकलने का कोई वैल्यू नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा लेते हैं। अगर आप लोग पोएम सुनना पसंद करते हैं, पोइट्री अगर आप लोगों को पसंद है, तो मेरा नया चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप सब्सक्राइब कर लें। उसमें सिर्फ पोएम्स आएंगे, सिर्फ पोइट्रीज आएंगी, लाइफ से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड और सक्सेसफुल पर्सन से रिलेटेड, उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ पोइट्री है। थैंक यू।